नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे मानव अधिकार की। भारत के संविधान के पारित होने के समय मानव अधिकार की बात न केवल प्रारंभ हो चुकी थी, अपितु विश्व भर में मानव अधिकार को लेकर काफ़ी हलचल प्रारंभ हो गई थी। मानवीय या मानव अधिकारों की भावना का प्रादुर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इस भावना का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को ऐसे अधिकार प्रदान करना जिनके माध्यम से वह अपना समुचित विकास करने में सफल हो सके। अतः एक प्रकार से मानव अधिकारों की भावना विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इस भावना के आधार पर यह माना जाता है कि विश्व के सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं और सभी को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित भारत की पूर्ण सत्ताधारी प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की अवधारणा सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। ये सभी मूल्य उदारवाद के आधार स्तंभ हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये मौलिक अधिकार इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्हें मानव व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक माना जाता है। संपूर्ण मानव जाति आज शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न एवं आतंकवाद से पीड़ित है। इसलिए मानव अधिकारों का संरक्षण आज सभी देशों में एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। ऐसा माना जाता है कि मानव अधिकारों का उदय मानव विकास के साथ ही हुआ, क्योंकि इसके बिना न तो वह गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकता था और न सभ्यता और संस्कृति का विकास कर सकता था। लेकिन इसके साथ ही मानव अधिकारों के दमन का सिलसिला शुरू हो गया तथा शक्तिशाली लोगों एवं समूहों ने दूसरों का शोषण करके अपना वर्चस्व बनाए रखा। मानव अधिकार क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। अधिकार मानव के सामाजिक जीवन की ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके अभाव में मानव न तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न समाज के लिए उपयोगी कार्य ही कर सकता है। बिना अधिकारों के मानव का जीवन पशु तुल्य है। अतः अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। राज्य का भी यही प्रयास रहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। अतः वह व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। मानव अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांतियों से हुई। उसके पश्चात मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को विश्व समुदाय के द्वारा स्वीकार किया गया। 1941 में अमेरिकी कांग्रेस में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मानव को 4 स्वतंत्र अधिकारों को प्रदान करने का समर्थन किया। सबसे पहला है भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, धर्म तथा विश्वास का अधिकार, अभाव से स्वतंत्रता का अधिकार तथा भय से स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार ये 4 अधिकार दिए गए। ये चारों अधिकार मानव के व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए आवश्यक है तथा विश्व के सभी व्यक्तियों को प्रत्येक दशा में प्राप्त होने चाहिए। अटलांटिक चार्टर से लेकर द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के पूर्व अनेक सम्मेलनों में मित्र राष्ट्रों के द्वारा मानव के विभिन्न अधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रताओं पर बल दिया गया। विश्व शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 1944 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के साथ ये भी कहा गया था कि मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बुनियादी उद्देश्य स्वीकार किए जाएं। जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ तो मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं की आवश्यकताओं को विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया। मानव अधिकार वे निश्चित अधिकार हैं जो किसी पुरुष अथवा महिला को मानव होने के नाते प्रदत्त होते हैं। ये अधिकार सभी मानवों को एक समान प्राप्त होते हैं। सभी व्यक्तियों को समान मानव अधिकार प्राप्त होते हैं। ये एक हमारे सामने ऐसा प्रश्न है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। मानव संरक्षण अधिनियम के प्रयोजनार्थ शब्द मानव अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वस्तुतः यही शब्द इस संपूर्ण अधिनियम का केंद्र बिंदु है। मानव अधिकारों के अर्थ को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मानव अधिकार में व्यक्ति के जीवन यानी प्राण, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेरित हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में सन्निहित है तथा भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। मानव अधिकारों की यह परिभाषा अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं एवं अभिसमयों में समाहित तथा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्तिक गरिमा से संबद्ध अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। इसका मूल लक्ष्य मानव जीवन तथा उसकी गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकार संबंधी कुछ व्यवस्था दी गई है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावनाओं में कहा गया है कि मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकारों में आस्था प्रकट की जाती है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य मानव अधिकारों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहन देना तथा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना है। महासभा के द्वारा जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानवाधिकार तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में सहायता दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानवाधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहन देगा। सभी सदस्य राष्ट्र मानवाधिकारों तथा मानवीय स्वतंत्रताओं की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं मानव अधिकारों का आख्यान। मानव अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने तथा पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की नियुक्ति की और उसे मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंप दिया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस सार्वभौमिक घोषणा पत्र में 30 धाराएं हैं। धारा 1 के अनुसार सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और अधिकार एवं प्रतिष्ठा में एक समान है। उनमें विवेक और बुद्धि है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को दूसरों के प्रति भ्रातृत्व का व्यवहार करना चाहिए। धारा 2 के अनुसार प्रत्येक मनुष्य बिना जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उद्गम, जन्म या किसी दूसरे भेदभाव के इस घोषणा में व्यक्त किए हुए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं के उपयोग का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त किसी स्थान या देश के साथ जिसका वह व्यक्ति नागरिक है, राजनीतिक स्तर के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, चाहे वह देश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या शासनाधिकार से हीन हो अथवा किसी अन्य प्रकार से सीमित संप्रभु हो। धारा 3 के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दासता अथवा गुलामी में नहीं रखा जा सकेगा। दासता और दास व्यवस्था सभी क्षेत्रों में सर्वथा निषिद्ध होगी। धारा 5 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अमानुषिक दंड नहीं दिया जाएगा और न ही उसके प्रति क्रूरतापूर्ण व अपमानजनक व्यवहार ही किया जाएगा। धारा 6 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह प्रत्येक स्थान पर कानून के अधीन व्यक्ति माना जाए। धारा 7 के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे और सभी बिना किसी भेदभाव के कानून की सुरक्षा प्राप्ति के अधिकारी हैं। धारा 8 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विरुद्ध राष्ट्रीय न्यायालयों से संरक्षण पाने का अधिकार होगा। धारा 9 के अनुसार किसी व्यक्ति को अवैधानिक ढंग से न तो बंदी बनाया जाएगा, न कैद किया जाएगा और न ही निष्कासित किया जाएगा। धारा 10 के अनुसार
प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों तथा अपने विरुद्ध लगाए गए किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित तथा खुले रूप में सुनवाई करने का समान रूप से अधिकार है। धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिस पर दंडनीय अपराध का आरोप है उस समय तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे एक खुले मुकदमे की सुनवाई के पश्चात अपराधी सिद्ध न कर दिया जाए। उसे अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। धारा 12 के अनुसार किसी की भी पारिवारिक गृहस्थी मूलक और पत्र व्यवहार की गोपनीयता में मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न उसके सम्मान व प्रतिष्ठा को ही क्षति पहुंचाई जा सकेगी। धारा 13 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के भीतर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। धारा 14 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक कष्ट व अपमान से बचने के लिए किसी भी देश में शरण लेने और सुखपूर्वक रहने का अधिकार है। धारा 15 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त होगा। धारा 16 के अनुसार वयस्क स्त्री और पुरुष को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के बगैर विवाह करने तथा परिवार बसाने का अधिकार है। उन्हें विवाह करने का वैवाहिक जीवन में और वैवाहिक संबंध विच्छेद के समान अधिकार प्राप्त हैं। धारा 17 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। धारा 18 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। धारा 19 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मत और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। धारा 20 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता है। धारा 21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रशासन में स्वतंत्रतापूर्वक निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार है। धारा 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। धारा 23 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार अपनी जीविका हेतु व्यवसाय चुनने, काम की उचित परिस्थितियां प्राप्त करने तथा बेकारी से बचने का अधिकार है। धारा 24 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है। धारा 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना समुचित जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार है। धारा 26 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की प्रतिष्ठा को बढ़ाना होगा। धारा 27 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक क्रियाकलापों में बिना किसी भेदभाव के भाग ले सकता है और अपनी प्रतिभा से लाभान्वित हो सकता है। धारा 28 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जिससे इस घोषणा में उल्लेखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं की पूर्ण प्राप्ति हो सके। धारा 29 के अनुसार समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनके पालन से ही उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास संभव है। धारा 30 के अनुसार इस घोषणा पत्र में उल्लिखित किसी भी आदेश के ऐसे अर्थ न लगाए जाएं जिनसे किन्हीं राज्यों के समूह या व्यक्ति को किसी भी ऐसे कार्य में लगाने या करने का अधिकार मिले जिसका इस घोषणा पत्र में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी एक को नष्ट करने का लक्ष्य हो। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का विश्व भर में व्यापक स्वागत किया गया। रूजवेल्ट ने संपूर्ण मानव समाज के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी और कुछ विद्वानों ने इसे मानवतावाद का दमकल कहकर पुकारा। यानी चार्ल्स मलिक ने लिखा है, ये घोषणा पत्र केवल प्रस्ताव मात्र न होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का ही एक अंग है। परंतु दूसरी ओर अनेक विद्वान ऐसे भी हैं जो मानव अधिकारों की घोषणा को कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मसौदा स्वीकार नहीं करते जो विभिन्न राष्ट्रों में बढ़ते हुए शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न एवं आतंकवाद से बाध्यकारी रूप में राहत दिला सकें।
घोषणा पत्र में वर्णित मानव अधिकारों को व्यवहारिक बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ परंपराएं स्थापित की। जाति, धर्म और संस्कृति संबंधी परंपराएं, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने की परंपरा, दास प्रथा का उन्मूलन, बलपूर्वक श्रम का विरोध। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग ने मानवीय अधिकारों के लिए 3 प्रारूप व संविधाओं का भी निर्माण किया। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रारूप संविदा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की प्रारूप संविदा, राजनीतिक अधिकारों संबंधी संविदा की वैकल्पिक व्यवस्था। इन संविधाओं का उद्देश्य मानव अधिकारों की सुरक्षा करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ देश विदेश के प्रतिवेदनों के आधार पर मानव अधिकार उल्लंघन को रोकने का प्रयास करता है। प्रत्येक वर्ष ये मानव अधिकार आयोग अल्पसंख्यकों के संरक्षण तथा भेदभाव को रोकने से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करता है तथा उन्हें रोकने के लिए उपाय बताता है। जब कभी किसी देश में मानव अधिकारों की स्थिति अत्यंत गंभीर समझी जाती है तो आयोग उसे जांच के आधार पर दूर करने का प्रयास करता है। प्राय हम ये देखते हैं कि परिस्थितियों के बनने बिगड़ने के कारण जांच के कार्यों में वर्षों लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानव अधिकार आयोग उल्लंघनों पर तुरंत निर्णय का निर्देश देता है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनकी जांच होने के पश्चात भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। मानव अधिकार आयोग ने अब तक हजारों शिकायतों को देखा है। मानव अधिकारों की अवधारणा इतिहास की लंबी अवधि में विकसित हुई है। ये अवधारणा सत्ता के स्वेच्छाचारी प्रयोग को रोकने के उपकरण के रूप में विकसित हुई। प्रारंभ में यह राज्यों की सीमाओं के अंतर्गत ही लागू होती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने की व्यवस्था नहीं थी। राज्यों के अंदर भी यह उच्च वर्गों के अधिकारों तक सीमित प्रतीत होती थी। वर्ग तथा नस्ल का ध्यान किए बिना सभी व्यक्तियों के अधिकारों के रूप में इस अवधारणा के विकसित होने में लंबा समय लगा। 13वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा राजा तथा सामंतशाही के बीच का एक समझौता था, परंतु इसमें कुछ ऐसी धाराएं भी थी जो सामान्य लोगों के लिए भी लागू होती थी। मानव अधिकारों की इससे अधिक विस्तृत अवधारणा ब्रिटिश क्रांतिकारियों ने प्रस्तुत की, जब 1689 में राजा को पदच्युत करने तथा उसे मौत के घाट उतारने के पश्चात बिल ऑफ राइट्स यानी कि अधिकार पत्र में उन्होंने सभी नागरिकों के न्यूनतम अधिकारों का वर्णन किया। मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण संभवतः दास प्रथा की समाप्ति के लिए आंदोलन है। दास प्रथा की समाप्ति के उपाय अनेक देशों ने किए। इसका प्रारंभ 19वीं सदी में ब्रिटेन, डेनमार्क तथा फ्रांस ने किया। बाद में 1833 में सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में दास प्रथा की समाप्ति के लिए ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक पारित किया। इसके पश्चात ऐसे ही उपाय अन्य देशों में किए गए तथा दास प्रथा एवं दास व्यापार की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए। मानव अधिकारों का संरक्षण राज्यों द्वारा किया जाता है। अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के राज्य अत्यंत शक्तिशाली हैं, अतः वे नागरिकों को उपलब्ध मानव अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। वस्तुतः मानव अधिकार राज्य द्वारा ही प्रदत्त किए जाते हैं तथा राज्य ही इनकी गारंटी देता है। तृतीय विश्व के देशों में राज्य पश्चिमी देशों की भांति अधिक शक्तिशाली नहीं है, इसलिए वह न तो पूरी तरह से मानव अधिकारों की रक्षा कर पाता है, न ही उनके प्रभावशाली संरक्षण का उपकरण बन पाता है। अनेक विद्वानों का ये मत है कि भारत जैसे देश में सरकार का संपूर्ण राज्य पर नियंत्रण न होना इसकी कमजोरी का प्रमुख कारण है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। भारत में मानव अधिकारों के सम्मान की संस्कृति अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। वस्तुतः यहाँ मानव अधिकारों के लिए उपयुक्त सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बन रही है। सभी मानव अधिकार अविभाज्य एवं आत्मनिर्भर या अन्योन्याश्रित हैं। समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार अविभाज्य एवं आत्मनिर्भर हैं। मानव अधिकारों की मूल मान्यता ये है कि सभी मानव प्राणी जन्म से ही स्वतंत्र एवं गरिमा व अधिकारों में बराबर हैं।
उनमें नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल्य, संपत्ति, जन्म या हैसियत या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को जीने का, स्वतंत्रता का और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। कानून के सम्मुख सभी बराबर हैं तथा सभी को बिना किसी भेदभाव के कानून द्वारा समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की सीमाओं के भीतर निवास करने का और घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता एवं स्वतंत्रता के यह मानव अधिकार व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों से भी जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है, जिसके माध्यम से वे स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति निर्धारित करते हैं तथा अपना आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संपन्न करते हैं। सभी को सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, वैज्ञानिक प्रगति एवं उसके प्रयोगों का लाभ उठाने, अपने द्वारा सृजित किसी भी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मकता से उत्पन्न नैतिक एवं भौतिक हितों के संरक्षण से लाभान्वित होने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास सहित उसके और उसके परिवार के पर्याप्त स्तर तथा रहन सहन की स्थिति में सतत सुधार करने का अधिकार है। राज्य द्वारा इस अधिकार का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने की आशा की जाती है। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अन्य मानव अधिकारों से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक मानव प्राणी को जीवन का नैसर्गिक अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा कानून के माध्यम से की जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किए गए अपराधों पर मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और न ही गर्भवती महिलाओं पर यह सज़ा कार्यान्वित की जाएगी। किसी भी नागरिक को यंत्रणा नहीं दी जाएगी, उसके साथ क्रूर या अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी को भी अनिवार्य श्रम के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के सभी नागरिक अधिकार स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के संदर्भ में नस्ल, रंग या जातीय मूल के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का शिकार होता है तो उसे प्रभावी उपचार और संरक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। महिलाओं के साथ भेदभाव के विरुद्ध अधिकार भी स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों का अभिन्न एवं अविभाज्य अंग है। महिलाओं के साथ भेदभाव करना अथवा उन्हें पुरुषों के समान अधिकार देने से इनकार करना मौलिक रूप से अन्यायपूर्ण एवं मानव गरिमा के विरुद्ध अपराध है। इसलिए उन सभी कानूनों, रीति रिवाजों, नियमों एवं व्यवहारों को समाप्त करने हेतु उचित कदम उठाए जाएंगे जो महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित है। महिलाओं को हीन मानने के विचार पर आधारित सभी प्रकार की प्रथाओं एवं प्रचलनों को मिटाने तथा पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की दिशा में जनमत निर्माण करने तथा राष्ट्रीय भावनाओं को इस दिशा में मोड़ने के लिए सभी उचित उपाय किए जाएंगे। विवाह के दौरान विवाह विच्छेद के समय महिलाओं के अधिकार पुरुषों की भांति ही होंगे। बच्चों के मामलों में माता पिता के अधिकार और कर्तव्य बराबर होंगे। सभी मामलों में बच्चों का हित सर्वोपरि होगा। जाति संहार के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, विदेशियों और शरणार्थियों के अधिकार भी समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे के अधिकारों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। रोजगार की नीति, बच्चों के अधिकार तथा सामाजिक विकास के अधिकार भी अन्य अधिकारों से जुड़े हुए हैं। सामाजिक विकास के लिए स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति का समाज के सभी सदस्यों के बीच उनका न्यायपूर्ण वितरण संपूर्ण सामाजिक प्रगति का मूल है। इसलिए यह प्रत्येक राज्य और सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। हम पुनर्विचार करते हैं मानव अधिकार पर। मानव अधिकार वे निश्चित अधिकार हैं जो किसी पुरुष अथवा महिला को मानव होने के नाते प्रदत्त होते हैं। ये अधिकार सभी मानवों को बिना किसी भेदभाव के एक समान प्राप्त होते हैं। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ पर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।